ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसी पंचांग का एक लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस प्रस्तुति में डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दैनिक पंचांग से लिए गए हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। पंचांग के जैसे 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं, 5 अंग हैं। और पहला अंग से शुरू होता है। जो पहला अंग में है, पहले भाग में पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहेंगे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है। चंद्रमा जिस जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में होते हैं और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों को ताल मिलकर विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए आज का दिन किस तारा में पड़ता है, कैसा होता है, यह हम इससे जानते हैं। इसे तारा बलन कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और वो 9 तारा चक्र पद्धति से हम जातक के पूरे ग्रहों के बारे में जानते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं, जो दशा महादशा का फल जान सकते हैं। कुंडली में जन्म जातक का जो विभिन्न ग्रह है उनकी स्थिति कैसी है, कैसा फल देंगे, यह जान सकते हैं। साथ ही साथ जन्म से मृत्यु तक हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनका नक्षत्र यदि पता है तो फिर उनके साथ हमारे कैसे रिश्ते रहेंगे, कैसा फल रहेगा, यह सब हम इसे जान सकते हैं। तो विशेष चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। जब संक्षेप में जान लें कि नक्षत्र पर आधारित यह फल है, यह भाग। तीसरा भाग नक्षत्र की भांति राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होगा होने की संभावना है। यानी चंद्रमा जिस राशि में है, आज भ्रमण कर रहे हैं, और जिस राशि में जन्म कुंडली में है, उनके अनुसार दोनों को ताल मिलकर जन्म राशि के अनुसार विभिन्न राशि के जातकों को आज दिन आज कैसे होने के संकेत है, यह इससे हम जानते हैं। इसे चंद्र बलन कहते हैं। यह तीसरा भाग। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। उस दिन का खास शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है और यह दैनिक कार्य से लेकर पहले हर पूजा पाठ, नए काम, विशेष कार्य आदि के लिए यह उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने यूट्यूब पर यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में विशेष चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के संग हम खेलते हैं, अंकों के संग हम बड़े होते हैं और अंकों के पीछे हम भागते हैं। अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक हमें कुछ देना चाहते हैं, हम अंक से कुछ पाना चाहते हैं और वह भी अंकों में। यह जीवन का लक्ष्य बन जाता है। यानी अंक हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं
क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो होते हैं, उन्हीं अंकों से संबद्ध कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनसे अंकों के रिश्ते इकट्ठे होते हैं, और वैसी स्थिति में हमारे जो फल है उन वह भी खूब प्रभावित होता है। तो अंक ज्योतिष से ये जाना जा सकता है कि हमारे कौन से अंक ऐसे हैं जो कम अंक है, जो कम ऊर्जा दे रहे हैं, और कौन से अंक ऐसे हैं जो विपरीत ऊर्जा दे रहे हैं। ये सभी को हम पहचान कर उसका उपाय कर हम अंकों को ठीक कर सकते हैं, अंकों का हम तालमेल अच्छा बिठा सकते हैं, और फिर हमें वही अंक अच्छे फल देगा। तो चलिए अंकों की दुनिया में थोड़ी सी पर चर्चा विषय, क्योंकि वह लंबा विषय हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा अंकों के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में, और फिर उसी में अंक आज का जो मूलांक जो व्यक्ति का विभिन्न तिथियों को जो जन्म है और आज का जो दिन है उसके अनुसार कैसा दिन रहने की, इन सभी प्रस्तुतियों के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। और यह प्रस्तुति हर भाग इसका महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है कि धैर्य कर कागज कलम लेकर जरूर इसे सुने, जरूर इसे देखें और इससे लाभान्वित। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें और वे भी ज्ञान अर्जित कर अपने डाउट को क्लियर कर या अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, और पंचांग की प्रस्तुति का उपयोग कर अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, अपने आप में कुछ जीवन का में सफलता ला सके, शुभता ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम पंचांग की तरफ चलते हैं, और पंचांग की महत्ता क्या है यह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु उसकी सीमा इतनी नहीं है, वो कहीं बढ़कर है। यह पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब आइए पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो इसी शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 3 अक्टूबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व शुभ, विक्रम संवत 2082 कलाई, और कलिजुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:42 पर, सूर्यास्त 5:34 सनराइज एट 5:42 AM, सनसेट एट 5:34 PM। आज का दिशा शोर पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सोता हूँ। तो चलिए पंचांग के पांचों अंक की तरफ चलिए। आज का वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 6:32 तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र प्रातः 9:34 तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठ, योग रात्रि के 9:46 तक धृति, तत्पश्चात सूर्य, करण प्रातः 6:57 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 6:32 तक वृष्टि भद्रा, और तक उसके बाद वह महत्व। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व देख भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक एकादशी तिथि है तब तक वे क्रीड़ा स्थल पर है, यानी प्रातः रात्रि के 6:32।
द्वादशी तिथि के आरंभ होने के बाद वे कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:15 से 12:02 दिन तक। अमृत काल देर रात्रि 10:56 से मध्य रात्रि 0:32 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग प्रातः 5:42 से 9:34 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:37 से 2:24 तक। गोधूलि बेला संध्या 5:34 से 5:58 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:14 से मध्य रात्रि 0:03। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10 बजे से रात्रि के दिन के 11:38 तक। गुलिक काल प्रातः 7:11 से 6 प्रातः के 8:40 तक। यमगन अपराह्न 2:36 से 4:05 तक। वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 3:04 तक। भद्रा प्रातः 6:57 से रात्रि के 6:32 तक। और पंचक रात्रि के 9:27 से कल सूर्योदय तक 5:43। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। भद्रा का वास पाताल पर है, जो कि अशुभ है, और पंचक आज की स्थिति अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो बुधदेव तुला राशि में आ चुके हैं। चंद्रदेव आज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव अभी भी अस्त है और चंद्रदेव कुंभ राशि में आज प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र से में चंद्रमा विराजमान है, जो कि अपने नक्षत्र में है। और इस प्रकार यदि कहें तो अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। बुध, सूर्य और शनि बुध, सूर्य, शुक्र और शनि, इनके नक्षत्र में दो दो ग्रह है। इस तरह 8 ग्रह, 9 ग्रहों में से 8 ग्रह केवल बुध, सूर्य, शनि और शुक्र के राशि में है। और सूर्य, चंद्रमा और मंगल के राशि में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति की राशि में 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में स्व नक्षत्र में 4 ग्रह। शुक्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य और बुध देव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आज रात्रि में 9:27 तक चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब एक कुंभ राशि में। इस तरह से यह पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। आज चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन प्रातः 9:34 पर है। इसके अनुसार हम चंद्रमा के गोचर और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके अनुसार आज का दिन कैसा होगा। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जाते
इसे हम ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो ओरिजेंटल कॉलम है उसमें विभिन्न नक्षत्रों के नाम लिखे हैं जो गोचर से संबंध रखते हैं। और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है उसमें भी विभिन्न नक्षत्रों के नाम है। यह चंद्रमा जन्म कुंडली में विभिन्न जातकों के किस नक्षत्र में बैठे हैं उनके नाम। प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे हम आजकल जो ये ताराबलम होता है इससे यह जाना जा सकता है कि कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती है। तो ताराबलम से चंद्रमा जिस तारा में होते हैं उनके नाम 9 परिस्थितियां होती है, 9 स्थिति बन सकती है। तारा जन्म में जा सकता है, संपत में, विपत में, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन, मित्र और अति मित्र। इनमें से जब भी तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र हो तो शुभ फल देता है। और जन्म विपत प्रत्यरि और नैधन्य है तो अशुभता का संकेत देता है। तो आज का तारा जिस व्यक्ति का भी जन्म विपत प्रत्यरि और नैधन्य में हो तो उसे दैनिक कार्यों में सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ नया काम नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे दिन पर, दूसरे शुभ मुहूर्त पर टालना चाहिए, उसको दूसरे शुभ मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो वो अभी ना करें। वाहन चलाते समय सावधान रहें। यदि ये सब सावधानी रखेंगे तो हो सकता है पीड़ा तो होगी लेकिन उसकी मात्रा कम हो। जैसे जैसे तारा की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जो परिणाम की मात्रा है यानी परिणाम का जो परिमाण है वह बढ़ता जाता है। जैसे अगर अशुभ शुभ फलों में देखें तो संपत में कम, क्षेम में ज्यादा, साधक में उससे ज्यादा, मित्र और अति मित्र में सबसे ज्यादा शुभ फल होते हैं। क्षमा करेंगे, अस्वस्थता के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर भी चूंकि हम कटिबद्ध हैं इस अपने वादे के साथ कि हम प्रस्तुति को आप तक पहुंचाएंगे, हम प्रयासरत हैं। उसी तरह से जन्म विपत्त और प्रत्ययी नैधन्य में पहले जन्म में कम, विपत्त में ज्यादा, प्रत्ययी में उससे ज्यादा और नैधन्य में सबसे ज्यादा पीड़ा हुआ करती है, अशुभता हुआ करती है। इस तरह से हम तारे के बारे में जानते हैं। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम केवल चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है जबकि 9 तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों से संबंध रखता है। और 9 तारा चक्र पद्धति से हम ये जान सकते हैं कि कौन से ग्रह सुफलदायी है, कौन से ग्रह असुफलदायी है। इसकी सूची यदि हमें से पहले मिल जाए फिर ग्रहों के महादशा का फल, ग्रहों के गोचर का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न नक्षत्रों में बैठे जातकों के से मिलने वाले फल हम पहले जान सकते। और शुभता की स्थिति में हम उस अवधि में उस उनके साथ हम और शुभता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हो सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं और अशुभता की स्थिति में अपने आप को सावधान कर सकते हैं। मानसिक रूप से अशुभता को चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो अंततोगत्वा हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों का अपना फल नहीं हो देते, ग्रह का फल नक्षत्र देते हैं। यानी ग्रहों का मन नक्षत्र हुआ करते हैं और
नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, यह कैसे जाने? इसको करने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। 9 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखे गए। पहला से 9वां तक एक श्रेणी, तो 10वां से 18वां दूसरा, 19वां से 27वां तीसरा, और इन श्रेणियों में रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, और केतु देव पहला, शुक्र देव दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। अब ग्रहों को, नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा गया? तो पहला नक्षत्र हर समूह में से उन्हें के पहला ग्रह से जोड़ा गया। यानी हर समूह से अगर पहला नक्षत्र को देखा जाए तो पहला 10वां और 19वां नक्षत्र बनते हैं। पहला समूह में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां, ये न 3 नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व शुक्र देव को गया। सूर्य देव बने स्वामी तीसरे 12वें 21वें ग्रह के, नक्षत्र के, और इस तरह से सभी नक्षत्र को इसका स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दे दिया गया। और यह सूची आपके समक्ष उपस्थित, इसे आप सहेज सकते हैं। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उन्हें आप चिन्हित करें, और उनके वे किसके, उनके स्वामी कौन ग्रह हैं, इनको चिन्हित करें। यही ग्रह पहला ग्रह बनते हैं, और व्यक्ति का जन्म इसी महादशा में हुआ करता है, इसी ग्रह की महादशा में हुआ करता है। यानी ये ग्रह पहला ग्रह बनते हैं। तो यदि देखा जाए, यदि यह देखा जाए कि चंद्रमा, यदि देखा जाए किसी व्यक्ति का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, या आज लेकर चलते हैं शनि के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसके पहला ग्रह बनेंगे शनिदेव, जो कि शुभ फलदायी नहीं हो, पीड़ा देंगे। वही फिर दूसरा ग्रह बनेंगे बुध, जो संपत बनेंगे। तीसरा केतु, चौथा शुक्र, पांचवां सूर्य, छठा चंद्रमा, सातवां मंगल, आठवां राहु, और नौवां बृहस्पति। इस तरह से यदि हम देखें, तो शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध दूसरा ग्रह, शुक्र चौथा, चंद्रमा छठा, राहु और बृहस्पति आठवां और नौवां, ये शुभ फलदायी हो। वहीं शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह शनिदेव खुद, तीसरा केतु, पांचवां सूर्य, और सातवां मंगल, ये पीड़ादायक। और ये सभी फल इस प्रकार शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यह पता चल गया कि उसके लिए केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव और शनिदेव खुद, यानी शनिदेव, केतु देव, सूर्य देव और मंगल देव, ये सभी अशुभ फलदायी होंगे। तो क्या इनकी दशा महादशा का फल कैसा होगा, ये हम जान सकते हैं। और इसी तरह से
हम यह भी जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ कार्य फलदायी होंगे। और शुभ ग्रहों की महादशा में हम योजना बनाकर शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, और अशुभ ग्रहों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं। अब शनि के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, बृहस्पति छठे में बैठ गए। बृहस्पति छठा में क्या करें? लोग कहते हैं छठे आठवें बारहवें में बृहस्पति अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बृहस्पति अति मित्र है। इसलिए वहां जो भी इसके शत्रु होंगे, जातक उसका शत्रु का दमन करेंगे। और कोई जातक जो भी नौकरी करेगा वह उसके लिए सुफलदायी होगा, क्योंकि वहां से वो दृष्टि, तो अगर कहें तो पहला जो दृष्टि इनका 1 5 9 का होता है, एक 7 और 9 का जो होता है, तो 5 7 9 का जो दृष्टि होती है, तो पांचवी दृष्टि इनकी जाएगी, क्या आपको कहें, 10वें भाव पे, जो कि इनके पेशा से संबंधित है। सातवां भाव, सातवीं दृष्टि इनके धन पे जाएगी, और नौवीं दृष्टि इनके दूसरे भाव पे जाएगी, जो कि परिवार और संपत्ति से संबंधित है, धन से संबंधित। ये सभी के लिए लाभकारी होंगे। तो इसी तरह से हम ग्रहों को देख सकते हैं। और यदि जातक शनि में जन्मे जातक अपनी कुंडली में देखें, दूसरा ग्रह जो बनते हैं बुध, उससे संबंधित कार्य करें तो उनके लिए फलदायी होगा। और बुध कहाँ बैठे हैं यह जरूर देखें, और उस भाव से संबंध को हमेशा अच्छा रखें, और भाव से संबंधित कार्य करें तो उनके लिए सुफलदायी हो सकता है। तो इस तरह से हम ग्रहों का आकलन कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रह के बारे में हम यह जान सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म, उदाहरण स्वरूप, यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, जो कि बुध पर के नक्षत्र से होते हैं, तो शनि में जन्मे जातक के लिए वह व्यक्ति यदि बिजनेस पार्टनर बनता है तो संपत्ति का कारक होता है, सुफलदायी होता है। इसी तरह से यदि केतु का जन्म जन्मे जातक, शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक, केतु के जन्म नक्षत्र में जन्मे जातक, सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक, इनके लिए समस्या का है। और उसी तरह से इनके लिए दिन भी अच्छे नहीं हो सकते। तो ये रहे आज के नक्षत्रों के बारे में। और अब आपको वापस ले चलते हैं। चूंकि नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, इसलिए हमने इस पर एक यूट्यूब पर पोस्ट भी डाला है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी हमने व्याख्या की है नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार। आप उसे देख सकते हैं, और इससे यह प्रमाणित होता है कि नवतारा चक्र पद्धति हमारे जीवन में बहुत ही सटीक फल देता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तो अब वापस चलते हैं आज के ताराबलन पर। ताराबलन पर आज का देखते हैं, आज का चंद्रमा गोचर कहाँ कर रहे हैं। तो आज का चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, श्रवण नक्षत्र। और उसके बाद वे श्रविष्ठा में जाएंगे। और यदि हम कहें कि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा सारा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जब तक चंद्रमा श्रवण में है, विपद का कारक है, समस्या का कारक, शुभ नहीं है। वहीं उसके बाद श्रविष्ठा में जाते हैं तो शुभता के संकेत मिल रहे हैं।
इसी तरह से हर व्यक्ति अपने नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। अश्विनी, माघ और मूला, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, मृगशिरा, चित्रा, शर्मिष्ठा, आद्रा, स्वाति, शतभिषा और पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। इन नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शेष नक्षत्रों के जातक सावधान रहने की जरूरत है दैनिक कार्यों में। और हाँ, कोई भी, जब आपके तारे आज के जैसा सब आरंभ में भी कहा था कि जन्म, विपद, प्रत्यय और न्यायधन्य में आज का तारा पड़ता है यदि आपका, तो आप किसी भी शुभ कार्य को टालें, उपाय कर जोखिम न लें। नीम हकीम खतरे जान। हमने उपाय हम उपाय आपके पास समक्ष रखेंगे जरूर, क्योंकि ज्ञान के लिए तो जानना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसकी उपयोगिता कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। किंतु जानकारी के लिए हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म में आज यदि तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और आज का तारा यदि नैधन्य में पड़ता है तो मुहूर्त को फिर दोबारा कहा जा रहा है त्यागे, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो जब भी तारा आपका आज का शुभ नहीं है, जोखिम नहीं ले, उपाय नहीं करें, बल्कि इस परिस्थिति को, जो नए काम करने जा रहे हैं उसको, कार्य को टालें और दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। इस तरह से हम आपको इस प्रस्तुति के बाद आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज का दिन कैसा हो। चंद्रमा आज गोचर करेंगे 9:27 पर, जब मकर से कुंभ में जाएंगे। राशि स्वामी तो एक ही रहेंगे, किंतु परिणाम अलग होंगे। चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में, और जिस राशि से भ्रमण कर रहे हैं, इन दोनों को तालमेल कर देखते हैं कि आज का कैसा दिन होने के संकेत है। और इसे कहा जाता है चंद्र बलम। पद्धति को चंद्र बलम कहा जाता है कि चंद्र का बल किस राशि में कैसा है, उसके अनुसार फल होगा। तो जिस जातक का जन्म, जब तक चंद्रमा रात्रि के 9:27 तक मकर राशि में है, तब तक कैसा फल होगा। तब तक, जब तक चंद्रमा मकर राशि में है तब तक के लिए मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए उत्तमता के संकेत है। और तत्पश्चात मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले जातक सावधान रहें, इष्ट देव का ध्यान धरें, कोई भी जोखिम न लें। यही हमारा संदेश है, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसे जोखिम न लें, सावधान रहें। यह एक संकेत है, पद्धति संकेत देती है, ज्योतिष संकेत देती है, एक मार्गदर्शन करती है, सर्टिफिकेट नहीं देती। इसलिए यह संकेत है उत्तमता और सावधानी का, अशुद्धता का। पर सावधान रहे, जहाँ उत्तम है वहां आप निर्भीक रूप से आगे बढ़ सकते हैं उत्तमता के साथ। अब तो ये इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम पुनः बता दें, यहाँ आप केवल चंद्रमा राशि के अनुसार देखें, लग्न के अनुसार नहीं। यानी चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि के अनुसार आप। अब आपको ले आए हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पूजा पाठ हो या कोई शुभ काम हम करने जा रहे हैं, या कोई पहली बार हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहता, तो कम से कम अपने कार्य में शुभता लाने के लिए चौघड़िया जरूर दें।
यही सलाह देती जाती है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए हमने यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट करके रखा है। आप उसे संदर्भित करें, आप उसको देखें, आपका ज्ञान बढ़ाए और साथ साथ चौघड़िया की उपयोगिता भी बढ़ेगी। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और ये 8 चौघड़िया जो होते हैं रात के और दिन के, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये सातों चौघड़िया का जो नामकरण हुआ 7 दिनों के, तो 8 चौघड़िया कैसे कार्य करेंगे, तो पहला चौघड़िया जो होता है वही अंतिम चौघड़िया होता है। इस तरह 8 चौघड़िया पूरे बन गए। इस तरह चौघड़िया कुल 7, नामकरण 7 के हुए, और इन सातों का साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ, इसलिए हर दिन का अपना अपना चौघड़िया होता है। आरंभ दिन का उसी चौघड़िया से होता है और दिन का अंत भी उसी चौघड़िया से। और हम जानते हैं कि हर सप्ताह का दिन का एक स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया। और हर ग्रह कोई ना कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, कहते हैं विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध विशेष कार्यों से हो गया, विशेष उद्देश्यों से, विशेष परियोजनों से संबंध होगा। तो हमारे लिए चौघड़िया इस प्रकार सभी उपयोगी हो गए। और चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, ग्रहों से और विशेष कार्यों से संबंध होगा। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो जब भी चौघड़िया जब भी चौघड़िया ऐसे अशुभ कार्यों से, अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो हम उस चौघड़िया को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की गारंटी तो नहीं, अशुभता की गारंटी जरूर। और कोई भी कार्य हम शुभता लाने के लिए करते हैं, इसलिए उस जब भी अशुभता से व्याप्त कोई भी चौघड़िया हो, तो हम उस चौघड़िया में उसका उपयोग नहीं कर, उसको त्याग कर। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, आज दिन शुक्रवार है। चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और चर चौघड़िया से दिन समाप्त। रात्रि का चौघड़िया रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, रात्रि आरंभ हो रहे हैं, रोग चौघड़िया से समाप्त हो रहे हैं। दिन का चौघड़िया अमृत चौघड़िया जो सबसे उत्तम चौघड़िया हुआ करता है, वह वार वेला से प्रसिद्ध है। 8:40 में से 10:09 तक। और काल चौघड़िया जो 10:09 से 11:38 तक है, वह काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रस्त। शेष चौघड़िया उपयोगी है, उनका उपयोग कर सकते हैं। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 8:36 में से 10:07 तक, ये काल रात्रि से ग्रस्त। इस प्रकार चौघड़िया की शुभता की स्थिति आपके समक्ष, शुभता और अशुभता की, और आप उसको उपयोग कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष, हम अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप में, वे अंक हमें जीवन पर्यंत ऊर्जा देते हैं और उनका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है, वे स्थायी रहते हैं। अंक ज्योतिष हमें यह बताता है कि जब ये अंकों में तालमेल अच्छे नहीं हो, तो दूसरे अंकों का प्रयोग कर, सहयोगी अंकों का प्रयोग कर, हम उस अंक पे में एक मध्यस्थता कराकर हम शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए संक्षिप्त में अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष एकल अंक 1 से 9 तक में, अंक ज्योतिष में यही अंक प्रयोग होते हैं 1 से 9 तक। और जब भी हमें कोई ऐसे ऐसे अंक मिलते हैं जिनमें 2 अंकों का समूह हो या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हो, जैसे 10, 25, 27, 29, 30, 31, 330, 335, इसी तरह से, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है और तब फिर गणना करना।
1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इन अंकों को देखिए देखें तो बीच का अंक 5 होता है, और ये 5 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक हुआ करता है। कहा गया है जिसको 5 अंक मिल गया उसके तो बल्ले बल्ले, यानी जन्म तिथि में 5 अंकों की मौत हो गई, फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी संतुलित हो जाती। अब यह हम देखते हैं कि ये पांचों अंक, 5 अंक ऐसा है जो कि संतुलित करता है अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद के आने वाले अंकों को। इसलिए इसे संतुलित अंक कहा जाता है। 1 से 9 अंक तक जो है उनके स्वामी ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, छठवां का शनि और नौवां का मंगल। ये इनके ग्रह के स्वामी बनते हैं। इनके अलग अलग ऊर्जा हुआ करते हैं। इसलिए जन्म तिथि में यदि कोई अंक हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, तो उस अंक की ऊर्जा हमें नहीं मिलती, और अगर यदि हम व्यवस्था नहीं कर पाते तो उस अंक से ऊर्जा की कमी होने के कारण शरीर में उस ऊर्जा से संबंधित रोग हो सकते। दूसरा, यदि कोई अंक बहुत ज्यादा मात्रा में है, 2 से ज्यादा है, तो उस ग्रह की का ऊर्जा अधिक मात्रा में होने के कारण हमारे शरीर में कुछ परेशानियां हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, यदि 9 अंक हमारे पास ज्यादा हो जाए तो खून से संबंध रखता है, दुर्घटना आदि से संबंध रखता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, चोट चपाट लग सकती है, आदि आदि। तो अंकों को संतुलित इस तरह से किया जाता है। अंकों की उपयोगिता के अनुसार उनका नाम अलग से हम विशेष नाम कर से पुकारते हैं या जानते हैं। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या वैसे व्यक्ति जो जिन्हें आगे की घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधीनस्थ व्यक्तियों से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकरों चाकरों से तथा न्यायाधीश, और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस, इनसे यह जाना जाता है। और इसी प्रकार इनके रंग अलग अलग होते हैं, और अलग अलग रंगों की थेरेपी भी की जाती है अंकों की कमी संतुलित करने की। जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें वरदान के रूप में या गिफ्ट के रूप में हमें अंक देते हैं, और वे अंक स्थायी होते हैं। और यह जन्म तिथि के रूप में आती है जिसमें तिथि, वर्ष और माह हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 और या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का होता है। तिथि को जोड़कर जब एकल अंक परिवर्तित करते हैं तो वह मूलांक कहलाता है, और या ड्राइवर उसे कहते हैं। तिथि, मूलांक और भाग्यांक को जो जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक, जिस तरह से बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल जरूरी है, अच्छी तालमेल, उसी तरह से जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल जरूरी है। क्योंकि ड्राइवर इनर पर्सनालिटी बताता है, कंडक्टर आपके दिशा निर्देश करता है। कुछ और अंक इससे जिस जन्म तिथि से हम निकालते हैं, और उदाहरण स्वरूप इससे हम एंजल नंबर निकालते हैं। केवल तिथि को केवल वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर पुरुषों के लिए 11 उसमें घटा देते हैं, एक अंक को 11 में से, और महिलाओं में से तो 4, जो एक है 4 और एकल अंक को जोड़ देते हैं और फिर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारे एंजल नंबर बनते हैं। उसी तरह से अचीवमेंट नंबर होता है, जो हमें
दुनिया हमारे में हम कैसा दिखते हैं। ड्राइवर हम इनर पर्सनालिटी बताता है, हमारा आंतरिक जो व्यक्तित्व है वह बताता है। और अचीवमेंट नंबर वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है, जो दुनिया को हम देखते हैं। वह जो निकलता है आपका जन्म और तिथि को जोड़कर और एक अलग नंबर में। तो इस जातक का अचीवमेंट नंबर देखें तो 4 बनेगा। यदि इस जातक का जो जन्म तिथि है, ये जन्म वर्ष है, उसको जोड़े तो 9 1 10 5 15 13 18 9 होता है। और 11 में से 9 को घटाते हैं, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, तो 11 में से 9 घटाते हैं तो 2। तो 2 इसका जो एंजल नंबर। और इस तरह से इसका गणना हम करते हैं। और अब जब भी हमें असंतुलित अंक मिले मूलांक और भाग्यांक में, हमें हर अंक यदि इसके मूलांक और भाग्यांक के दोस्त हो जाते हैं, फिर जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है। लेकिन हम धोखा कहाँ खा जाते हैं, जो ये तो स्टैटिक अंक, डायनेमिक अंक जो होते हैं, ये स्टैटिक अंक में अगर आप इसमें सफलता हुई तो ईश्वर हमें कुछ दूसरे तरह का संदेश देकर देगा। लेकिन कुछ अंक हम जब तक बनाते हैं, वहां गलती कर बैठते हैं, जब हम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु ले आते हैं। जैसे मोबाइल अंक हुआ, मकान संख्या हुआ, गाड़ी संख्या हुई, आदि आदि। और सबसे प्रभावी जो हमारा डायनेमिक अंक होता है जिसको हम बनाते हैं, वो होता है नामांक। आश्चर्यचकित हो गए ना कि नाम में तो अक्षर हुआ करता है, फिर नामांक में ये पद कहाँ से आ गए। जी हाँ, नामांक अब जो अक्षर होते हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर इसे जोड़ते हैं, तो वह नामांक बनता है। नाम का पहला अक्षर और नामांक, ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। तब आप जानना चाहेंगे कि भाई शत्रु अंक कौन सा है, तो यह भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। इस प्रकार आपके पास मूलांक और भाग्यांक ये हैं, सॉरी शत्रु अंक सदी आपके समक्ष। और उसी तरह मूलांक और भाग्यांक का जो सूची है, उसमें नाम का पहला अक्षर यह नहीं हो, उसकी सूची भी है। यह आपको नाम में ठीक करके, नाम को सबसे पहले ठीक करते हैं जन्म ज्योति से, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। उसके बाद मोबाइल अंक का होता है, फिर गृह संख्या आदि का। तो नाम हम जब भी सुनिश्चित करें नवजात शिशु का, तो यह सुनिश्चित कर लें कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु जो है, नाम का पहला अक्षर वह नहीं हो, उससे नाम का आरंभ न हो। और नामांक जो बने वह भी शत्रु अंक न बने, दोनों मित्र बने। लेकिन यदि मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, और यदि उसका और भी अंक 1 हो गए, तो नामांक 1 पर ले जाएंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि 1 की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रयास किया जाता है 5 पर नामांक ले जाने, जो कि इनके मित्र हो। भूल कर भी 8 पर नाम, एक अगर मूलांक और भाग्यांक है तो 8 पर नामांक न जाए, नहीं तो आशा के विपरीत फल हो। तो इस तरह से इस सूची को आप सहेज कर रखें, और जब भी नाम को ठीक करें तो आप देखें, आज जो नाम नाम हमने लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 45वें चीफ जस्टिस जो बने, दीपक मिश्रा सर का, उनका है। 3 अक्टूबर 1903। तो दीपक मिश्रा सर, आपको हार्दिक बधाई। अब आज देखते हैं कि नाम के पर नामांक के अनुसार आज की ये कैसा है, दिन कैसा है। तो आज का दिन तिथि 3/10/2025 हो रहा है। मूलांक 3, भाग्यांक 4। अब विभिन्न मूलांक वालों व्यक्तियों को हम मूलांक निकालना जानते हैं कि जन्म तिथि जो होती है, यानी तिथि, उसको जोड़कर एक अलग बना।
तो मूलांक 1 से 9 तक बनते हैं। तो आज का मूलांक 3 है, इसको हम गणना में नहीं लेते। आज का मूलांक जो चार, आज का भाग्यांक 4 है, और विभिन्न मूलांक वाले लोगों से कैसा संबंध है यह देख। तो 4 मूलांक वाले खुद 4 के ही दुश्मन होते हैं। आप यहाँ देखे होंगे इस सूची में कि 4, 7, 8 और 9 ऐसे अंक हैं जो खुद अपने के भी दुश्मन है। अपने अंक को भी 4 अंक खुद 4 को दुश्मन मानता है, 7 अंक खुद 7 को दुश्मन मानता है, 8 खुद 8 के अंकों को दुश्मन मानता है, 9 खुद 9 के अंकों को। इसलिए नामांक देखते हैं, इसमें सावधान रखें। चलिए, तो आज का सूत्रता कैसी है यह देखें। 4 अंक वाले को देखें, किसी अंक के साथ उसकी मित्रता उतनी नहीं है। 1 अंक के साथ तटस्थ, और 6 और 7 के साथ उसकी मित्रता केवल है। 5 के साथ तटस्थता का संबंध है, शेष अंकों के साथ उसकी शत्रुता है। इसलिए कहा जाए 1, 10, 19, 28 को जन्मे जातक, 5, 14, 23 को जन्मे जातक, 6, 15, 24 को जन्मे जातक और 7, 16, 25 को जन्मे जातक किसी भी माँ का, उनके लिए 3 स्थूलता के संकेत लेकर आ रहे हैं। शेष किसी को जन्मे जातक किसी भी माँ के, उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। फिर सावधान रहें, दैनिक कार्यों में विशेष कार्य न करें, तथा वाहन चलाते समय या कहीं वाद विवाद करते समय अपने आप को सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को ये अंतिम चरण पर पहुंच गए, जहां आप आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। इन्हीं सब और साथ ही साथ सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग। और अंत में, अस्वस्थता के बावजूद भी मैं प्रस्तुति को आपके समक्ष ला रहा हूँ, इसलिए कुछ तो पारिश्रमिक बनते हैं। पोस्ट को लाइक करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन और हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।